गुड इवनिंग बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर अपना प्रिंट कल्चर एंड सोसाइटी चल रहा है। उसका फर्स्ट वीडियो मैंने आपको सेंड किया है और आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 1.1 प्रिंट इन जापान। बच्चों देर नहीं करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको हम लोग फॉलो करते हैं। बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड AD 768 770। बच्चों चाइना में जो बौद्ध धर्म प्रचारक थे, मिशनरीज बच्चों जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं जो लोग, है ना, उनको मिशनरीज बोलते हैं। तो ये लोग जो है चाइना से जापान गए और वहाँ पर इन लोगों ने जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार किया। यानी ये लोग जापान गए थे धर्म का प्रचार करने के लिए और साथ में ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी ले गए, लगभग 768 770 के लगभग। द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra containing 6 sheets of text and woodcut illustrations। जो सबसे पुरानी जापानी किताब है जो कि AD 868 में प्रिंट हुई, ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक किताब थी जिसमें 6 शीट्स थी, टेक्स्ट 6 शीट का टेक्स्ट था, यानी लिखा हुआ था पूरा, और लकड़ी पर काट करके दर्शाया गए थे, शब्द दर्शाए गए थे, काट काट करके आकार दिया गया था अक्षरों का जापानीज भाषा में। पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स। चित्र जो है वो कपड़े पे छापे जाते थे। प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। इसके अलावा ताश खेलने वाले जो ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, पेपर मनी जो कागज़ के जो नोट होते हैं उन पर। इन मिडाइवल जापान पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड एंड बुक्स वर चीप एंड अबंडेंट। बच्चों मध्यकाल में जापान में अच्छी खासी मात्रा में कवि और जो गद्य लेखक थे वो अपनी किताबें, अपने वर्क्स को प्रकाशित करते थे और पुस्तकें भी काफ़ी मात्रा में बाज़ार में और सस्ते दामों में उपलब्ध रहती थीं। Printing of visual material led to interesting publishing practices in the late 18th century. In the flourishing urban circles at Edo, later to be known as Tokyo, illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings। बच्चों जापान में जो मटेरियल, जो चीज़ें छपती थीं किताबों के रूप में, उसमें जो दृश्य होते थे या पिक्चर जो होते थे, उसने और भी जो पब्लिश करने का जो प्रकाशन, पुस्तकों का जो प्रकाशन है उस प्रक्रिया को और इंटरेस्टिंग बना दिया और रुचिकर बना दिया। ठीक है। 18वीं शताब्दी के जो आखिरी वर्ष थे उसमें शहरी संस्कृति, खास तौर से
टोक्यो में, जिसको पहले इडो के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर अलग अलग तरीके से दर्शाया गया था प्रिंटिंग में। जैसे हाँ, जैसे जो है आपका शहरी संस्कृति हो, ठीक है, ख़ास तौर से इसमें जो भी कलाकार इन्वॉल्व होते थे, दरबारी होते थे, और चाय के जो स्टॉल होते थे, चाय पीने की जो जगह होती थी, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, अपने अपने विचार, बातचीत, डिबेट, डिस्कशन जो भी करते थे, इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों, ये जो शहरी संस्कृति थी, एक मतलब ग्रामीण संस्कृति से हट करके ये प्रिंटिंग में आने लगी जापान में। Libraries and bookstores were packed with hand-printed material of various types. Books on women, musical instruments, calculation, tea ceremony, flower arrangements, proper etiquette, cooking and famous places. चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे किताबों की दुकानें हों, हाथ से प्रिंट की हुई अलग अलग तरह की किताबें, चाहे वो महिलाओं के लिए हों, चाहे वो वाद्य यंत्रों के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हों, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित किताबें हों, है ना, टी सेरेमनी यानी चाय पीना जापान की संस्कृति में है बच्चों। ये मैं आपको बता दूं, चाय जैसे हमारे भारत में हम लोग चाय पीते हैं और मेहमानों के आने पर चाय से स्वागत किया जाता है, नॉर्मली हिंदुस्तान में भी ऐसा होता है। पर बच्चों, जापान में भी चाय पीना और मेहमानों को चाय पेश करना ये काफ़ी मतलब बहुत पुराना है और बहुत पुरानी परंपरा है और बड़ा ही संस्कारित और शिष्टाचार माना जाता है। वहाँ चाय में बच्चों चीनी भी नहीं डाली जाती और न दूध डाला जाता है। चाय को उन लोगों के बनाने का तरीका एकदम अलग है और चाय को वो बड़ा ही रेस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें टी सेरेमनी कहा गया। फ्लावर अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग तरीके विषय वस्तु की किताबें, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो प्रसिद्ध जगहों के बारे में हो, यानी भरी पड़ी थी लाइब्रेरी और जो किताबों की दुकानें हर तरह की किताबों से। अब बच्चों आते हैं हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट नंबर 2, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अभी हम लोग चाइना और जापान के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। अब देखते हैं कि यूरोप में प्रिंट कल्चर कैसे आया, क्या हुआ, क्या असर पड़ा, कौन सी नई टेक्निक्स आई जिनकी वजह से जो है यूरोप में बहुत प्रचार प्रसार हुआ किताबों का, पुस्तकों का, प्रिंटिंग का। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. In the 11th century, Chinese paper reached Europe via the same route. बच्चों, आप लोगों ने इतिहास में सिल्क रूट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, नाम तो उसका सिल्क रूट है। ये बच्चों आपका चाइना, अरब, यूरोप, है ना, और भारत से अरब और अरबों का चाइना से और यूरोप से जो एक लिंक था, व्यापारिक मार्ग था जिसके द्वारा कि व्यापार होता था। खास तौर से इसका नाम रेशम मार्ग इसलिए रखा गया क्योंकि चीन से कच्चा रेशम जो है वो अलग अलग जगहों में, खास तौर से अरब और यूरोप
के इलाकों में, बाजारों में जाता था जिन रास्तों से, उसको सिल्क रूट का नाम दिया गया बच्चों। ये ज़मीनी रास्ता भी था और समुद्री रास्ता भी था, ठीक है। तो ये जो सिल्क रूट है, तो इससे सिर्फ सिल्क नहीं का आना जाना नहीं होता था, बल्कि चाइना ने जो पेपर, कागज बनाने की जो एक नई तकनीक विकसित की, ये तकनीक बच्चों यूरोप में भी पहुंच गई इसी सिल्क रूट से। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। अब क्या हुआ, कागज ने एक बहुत अच्छी सहायता की। जो पांडुलिपि लिखी जाती थी, हाथ से जो किताबें लिखी जाती थी, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है बच्चों, हाथ से लिखी गई किताब। तो होता क्या था बच्चों कि कोई जो लेखक होता था, चाहे वो कवि, लेखक जो भी हो, जो भी प्रोज और या पोएट्री जो भी वो लिखता था, हाथ से लिखता था, उसके बाद क्या होता था बच्चों, उस किताब की कॉपी, उस किताब की ढेर सारी कॉपी, प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो क्या होता था, स्क्राइब्स हायर किए जाते थे। स्क्राइब्स बोलते हैं उन लोगों को जो प्रोफेशनल लिखने वाले होते हैं, हाथ से, कलम से कागज़ पर लिखते हैं, वो कॉपी बनाते हैं, उनको उसके लिए पैसा मिलता था। तो बच्चों स्क्राइब्स के द्वारा फिर लेखक जो है अपनी किताब की कॉपियाँ, उसकी प्रतियां तैयार करवाते थे, ठीक है। अब पहले क्या था कि कागज़ तो था नहीं यूरोप में, लेकिन जब कागज़ आया, कागज़ का आविष्कार हुआ चाइना में, और चाइना से जब कागज़, पेपर जब आया, तो अब सहूलियत होने लगी। मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा जाता था, फिर उसकी जो कॉपीज़ तैयार करते थे स्क्राइब, तो पेपर पर लिखना ज़्यादा आसान होता था, ज़्यादा सुरक्षित होता था, ठीक है, क्योंकि बड़ा ही, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी बड़ी डेलिकेट होती थी, ठीक है ना, बहुत ही उसको ध्यान से संभाल के रखना पड़ता था। देन इन 1295 मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, returned to Italy after many years of exploration in China. As you read about, China already had the technology of woodblock printing. Marco Polo brought this knowledge back with him. 1295 में जब मार्को पोलो, जो कि एक महान वॉयजर था, दुस्साहसी कह लो या साहसी कह लो, एक समुद्री यात्री था, ये जब इटली वापस लौटा और इसने काफ़ी वर्ष चाइना में बिताए थे, तो ये अपने साथ उस तकनीक को भी ले आया, सीख कर आ गया। कहाँ से सीख के आया? चाइना से। क्या? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उन पर जो भी है अक्षर बना के, चित्र बना के या अक्षर बनाकर स्याही में उसको डुबो करके और छपाई करना, उसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। तो चाइना इसमें ऑलरेडी पहले से ही पारंगत थे चाइनीज़ लोग। अब मार्को पोलो भी इस नॉलेज को इटली, यानी इटली कहाँ पे है? यूरोप में है, तो ले आया यूरोप में। नाउ इटालियंस बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब जो इटालियंस थे उन लोगों ने भी किताबें छापनी शुरू कर दी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा, और बहुत जल्द ये जो तकनीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये यूरोप के भागों में, यूरोप के शहरों में फैल गई। ये टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो गया बच्चों। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम meant for aristocratic circles and reach monastic libraries which scoffed at printed books as cheap vulgarities. Merchants and students in the university towns bought the cheaper printed copies. लेकिन यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से बहुत तेजी से छपाई का काम होने लगा। जहाँ एक तरफ स्क्राइब्स हाथ से कई महीनों में लिखते थे, कितने दिन लग जाते थे, महीनों लग जाते थे किताब की कॉपी तैयार करने में, वहीं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से
आसानी से जो है बहुत जल्द छपाई होती थी। बच्चों, लेकिन अभी भी यूरोप के जो अमीर लोगों का जो एक सर्किल था, अमीर एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, सामंत, पैसे वाले, धनी, अभी भी वो हाथ से लिखी हुई किताबों को ही पसंद करते थे, उनको ही खरीदने और पढ़ने में गर्व महसूस करते थे, सोचते थे कि ये क्लास है, हाथ से लिखी हुई किताब, ठीक है। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को वो गंदा समझते थे और गरीबों की किताब समझते थे कि जो गरीब हैं, जो या कह लो कि अनसिविलाइज्ड टाइप के लोग हैं, ठीक है, वो ये सब उनके लिए है, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली किताबें। वो अपनी क्लास समझते थे, हाथ से लिखी हुई किताब को खरीदने और पढ़ने में शान समझते थे, ये कह लो आप। तो ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाली किताबें होती थी, ये कौन खरीदते थे? जो छोटे मोटे व्यापारी होते थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते थे टाउन्स में, वो इन सस्ती किताबों को खरीदते थे। अमीर अभी भी सोचते थे कि हमारे घर की लाइब्रेरी में हाथ से लिखी हुई किताबें हो। बच्चों, आज का वीडियो लंबा हो रहा है और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। होप कि आप लोगों को यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। बच्चों, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो बच्चों, अब बंद करते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।